नमस्ते इंडिया। वेलकम टू ज्ञान सरोवर और स्वागत है एक नए वीडियो में। और जो हमारा ओसाको बैच है उसकी सीरीज़ को हम वापस से कंटिन्यू करते हैं। तो हाँ, सभी बच्चों के यही सवाल आ रहे होंगे कि सर ये क्या चल रहा था, ज्ञान सरोवर की कम्युनिटी में जो वीडियोस आ रहे हैं वो क्यों नहीं पढ़ रहे थे। तो हाँ, इसकी थोड़ी सी एक प्रॉब्लम आ गई है, इशू आ गया है। एक मिनट। हाँ, तो पहले इस पे बात कर लेते हैं कि क्या एक कम्युनिटी में इशू आ गया था। तो कुछ टेक्निकल इश्यूज थे जिसकी वजह से वीडियोस नहीं पढ़ पाए। इस हफ्ते पूरा वीक जो गया है हमारा, जो मंडे और थर्सडे को हमारा जो वीडियो आने वाला था, थर्ड एंड फोर्थ, वो नहीं आ पाया, जो कि अब रिलीज़ हो रहा है। तो कुछ इश्यूज रहते हैं जिनको शो नहीं किया जा सकता। कम्युनिटी की तरफ से मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगा इस चीज़ पे। ज्ञान सरोवर दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा और आपके जो वीडियोस हैं, जो उसाको बैच के वीडियोस हैं, वो वापस से उसी तरह जिस सीरीज़ में फर्स्ट और सेकंड वीडियो डाला गया, उसी सीरीज़ में वापस से वो वीडियो डलेंगे। और हाँ, थोड़ा सा कम्युनिटी में जब हमारे वीडियोस रिकॉर्ड हुए थे, यानी फर्स्ट और सेकंड पार्ट रिकॉर्ड हुआ था, तो ये हमारे रिलीज़ होने के पहले ही रिकॉर्ड हो चुका था ऑलरेडी। यानी कि जब हमने लॉन्च वीडियो हम जब रेडी कर रहे थे और ओसाको बैच का पूरा जब हमारा फॉर्मेट तैयार कर रहे थे, तब इसके फर्स्ट और सेकंड वीडियो दोनों ही हमारे रेडी हो चुके थे। और जो ये थर्ड वीडियो जो कि आज आप देख रहे हैं, वो थोड़ा लेट आ रहा है, यानी कि मंडे को आ रहा है। पूरा वीक जो गया है, लास्ट वीक, वो पूरा खाली गया है। तो खैर, ये इशू चलते रहते हैं। आपको जो वादा किया था कि कंप्यूटर की जो ये बैच सीरीज़ है, महा बैच सीरीज़ है ओसाको, तो इसको हम जहाँ जिस पॉइंट पे हमने छोड़ा था वहीं से हम इसको वापस से स्टार्ट करते हैं। तो ओसाको बैच में हमने कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था। फिर हम हिस्ट्री पर चलते हैं, यानी कि हमारे सेकेंड यूनिट पर। हम इसको चैप्टर वाइज ले रहे थे स्टार्टिंग में, बट एक्चुअली पॉइंट वाइज हम उसको चैप्टर डिवाइड कर देंगे। यानी कि हम जो हम आज टॉपिक शुरू करने वाले वो हिस्ट्री होगा। हम जो हमारा शुरू करने वाले वो हिस्ट्री होगा, ठीक है। तो हिस्ट्री को हम एक यूनिट लेके चलेंगे कि ये हमारी यूनिट नंबर 2 है, ठीक है। ये हिस्ट्री जो कि हमारा कंप्यूटर का हिस्ट्री होगा, जिसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम इसमें धीरे धीरे वर्ल्ड को भी मिक्स करेंगे। अब ये है कि हम हिस्ट्री लेकर चल रहे हैं, ये नहीं कि यहाँ पे वर्ल्ड की बात की गई या फिर इंडिया की बात की गई। हम हिस्ट्री लेकर चल रहे हैं, तो हिस्ट्री में पूरा वर्ल्ड इंक्लूड होगा, ठीक है। हम इंडिया को एक पर्टिकुलर लेके चलेंगे क्योंकि जो हमारी एग्ज़ाम है UPSI ASI, इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर में जो एग्ज़ाम है उसमें इंडिया के बारे में डीप में पूछा जाएगा, रिलेटेड टू कंप्यूटर, ठीक है। तो हम एक एक पॉइंट को इंक्लूड करेंगे, उसको सीक्वेंस वाइज आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको फटाफट से मिटा देता हूँ ताकि हम अपना सेशन स्टार्ट कर सकें, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, भारत में जो कंप्यूटर युग की शुरुआत, या कहा जाए कि बिगनिंग ऑफ द कंप्यूटर एज इंडिया में जो हुई थी, वो हुई थी 1952 में। तो हम एक काम करते हैं, पॉइंट में लेके चलते हैं ताकि आप बाद में स्क्रीनशॉट ले सके, ठीक है। तो भारत में कंप्यूटर युग की शुरुआत, भारत में कंप्यूटर युग की शुरुआत 1952 यानी 1952 में हुई थी। इसको हम एक और लेके चल सकते हैं पर्टिकुलर कि बिगनिंग ऑफ द कंप्यूटर एज इन इंडिया, बिगनिंग ऑफ द कंप्यूटर एज इन इंडिया। ये सन बिल्कुल याद रखना, क्योंकि हमारी पूरी हिस्ट्री जो शुरुआत होगी इंडिया में, यहाँ पे बात की जा रही है इंडिया की, ये भी ध्यान रखना कि हमने पहला पॉइंट लिया है वो रिलेटेड टू इंडिया लिया है। तो इंडिया में कंप्यूटर युग की शुरुआत 1952 में हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़, छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखना, क्योंकि किसी पॉइंट में हम भारत की जगह विश्व लिखेंगे और विश्व की जगह कुछ और देश का नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर हिस्ट्री लेके चल रहे हैं। सेकेंड पॉइंट लिखते हैं, भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर जो लाया गया था वो कहाँ लाया गया था। तो भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर जो लाया गया था वो कोलकाता में लाया गया था। तो हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा के लिखते हैं, मतलब पॉइंट को, भारत में
सर्वप्रथम कंप्यूटर कोलकाता में लाया गया था। एक्चुअली क्या है ना कि जब हम कोई पॉइंट कंप्लीट कर रहे हैं तो उसी पॉइंट को हम और डिफाइन कर सकते हैं। अब भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर लाया गया, हमको पता है कि कोलकाता में लाया गया, लेकिन कहाँ पर? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान में 1952 में जब शुरुआत हुई, जब किसी चीज़ की शुरुआत होती है तो उसका एक नींव का पत्थर रखा जाता है कि हाँ इस चीज़ को यहाँ से स्टार्ट करना है। तो क्यों 1952 में जब कंप्यूटर युग की शुरुआत हुई तो किससे शुरुआत हुई? ऐसे थोड़ी ना कि कह दिया कि हाँ ये वाला जो साल है ये कंप्यूटर वाला साल है, नहीं ऐसे नहीं। किस चीज़ से मैटर करता है, उस साल हुआ क्या था। 1952 में जब फर्स्ट टाइम कंप्यूटर लाया गया था, वो भी भारत में, वो लाया गया था भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में। मैं लिख देता हूँ। हाँ ये है कि हम पॉइंट को डिफाइन भी कर रहे हैं, तो एक काम कीजिएगा, जब हम पॉइंट लिखेंगे सीक्वेंस वाइज तो उसमें ये वाला ब्लैक पेन से लिखना और जो हम अंदर डिफाइन करेंगे उसको ब्लू पेन से लिखना, ताकि ये रहेगा कि हमने उस पॉइंट को डिफाइन किया, उसके अंदर हमने और भी माइनर पॉइंट को इंक्लूड किया। ये हमारा मेजर पॉइंट हो गया, इसी के अंदर हम माइनर पॉइंट को इंक्लूड कर लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं भारतीय सांख्यिकी संस्थान, ठीक है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान। और हम इसमें लिख लेते हैं 1952, ताकि ऊपर भी लिखा है पर यहाँ लिख लेते हैं 1952 में। और हाँ ये जगह कहाँ पे है? कोलकाता में। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये जगह है कोलकाता में। और हाँ उस कंप्यूटर का नाम भी लिख लीजिए, उस कंप्यूटर का नाम था एनालॉग, ठीक है। आप फटाफट थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। और थर्ड पॉइंट है हमारा कि भारत में कंप्यूटर का जो जनक थे वो कौन है? तो भारत में कंप्यूटर रंगास्वामी नरसिम्हा। एक मिनट, ये पेन का इशू हो जाता है जब पढ़ाने बैठो बच्चों को, तो ये बड़ा इशू आ जाता है। भारत में कंप्यूटर का जनक रंगास्वामी नरसिम्हा। हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश में भी लिख देते हैं, आखिर ये रहेगा कि थोड़ा हम उस लैंग्वेज को भी लेकर चलें जिसकी इन फ्यूचर हमें आवश्यकता होने वाली है। रंगास्वामी नर एक्चुअली आई थिंक राइट है, नरसिम्हा, ठीक है। तो भारत में जो कंप्यूटर का जनक कहा गया है वो रंगास्वामी नरसिम्हा को कहा गया है। हमने जब स्टार्टिंग की थी कंप्यूटर, जब हम सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे तो हमने पढ़ा था कि जो कंप्यूटर के जनक है वो चार्ल्स बेबेज भैया थे, ठीक है। अब ये चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, जगह कौन सी, विश्व की या भारत की। अगर भारत में है तो भारत में जो कंप्यूटर के जनक कहलाएंगे वो रंगास्वामी नरसिम्हा कहलाएंगे, ठीक है। फोर्थ नंबर के पॉइंट पर चलते हैं। तो हम एक नेक्स्ट स्लाइड में ले लेते हैं हमारा पेज, ठीक है, तो बच्चों को कंफ्यूजन नहीं होगा। तो हमारा जो फोर्थ पॉइंट हो गया यहाँ पर, ठीक है। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर, ठीक है। तो भारत में निर्मित जो पहला कंप्यूटर था वो था सिद्धार्थ। ये नाम याद रखना, ठीक है, सिद्धार्थ। काफी बच्चों का ये नाम भी होगा, सिद्धार्थ। और हाँ ये चीज ध्यान रखना, सीक्वेंस वाइज चलना, ऊपर में भारत लिखा है, विश्व लिखा है, और कौन सा पॉइंट किसके बाद आ रहा है उन सारे, और हमने किसी में भी माइनर पॉइंट इंक्लूड किया है उसको भी हमको नोट करना है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, एक काम करें इसमें हम माइनर पॉइंट भी लिख लेते हैं कि सिद्धार्थ कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया था। यहाँ पर हम एक काम करते हैं,
इसको फटाफट मिटा लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं एक माइनर पॉइंट कि जो हम यहाँ सिद्धार्थ किसकी बात कर रहे हैं, जो भारत में पहला कंप्यूटर बना था, यानी सिद्धार्थ कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित किया गया था। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म में भी आ सकती है, ECI, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित किया गया था। ये माइनर पॉइंट इसलिए इंक्लूड किए जा रहे हैं क्योंकि एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से रिलेटेड है। अगर हम फर्स्ट पॉइंट को देखें तो वो सेकंड पॉइंट से रिलेटेड है। यानी 1952 में जब शुरुआत हुई तो उसने पूछा कि सर्वप्रथम कहाँ पर हुई, यानी कि कहाँ से इसकी नींव रखी गई है। ये चीज़ मैं दोबारा बोलूँगा कि एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से रिलेटेड है और पॉइंट में भारत और विश्व का दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। दोनों चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखना है। चलो फिफ्थ पॉइंट में हम चलते हैं। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कहाँ लगाया गया था। ये चीज़ बहुत अच्छी है कि भारत में निर्मित प्रथम भी लिख सकते हैं, पहला कंप्यूटर बेंगलोर में लगाया गया था। अब बेंगलोर में कहाँ, एक काम करते हैं, पहले बेंगलोर लिख लेते हैं, फिर इसके बाद में माइनर पॉइंट लिखते हैं। बेंगलोर में लगाया गया था, ठीक है। आप फर्स्ट टाइम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कंप्यूटर अपने स्कूल टाइम में भी पढ़ा होगा, उनके लिए थोड़ा सा इजी होगा। पर यह है कि हमने स्टार्टिंग में जैसे समझाया था कि जहाँ पर हमको समझ आ रहा है, अगर किसी भी एज में हम उस ज्ञान को ले रहे हैं, वो छोटा हो बड़ा हो, उस डजेंट मैटर, हमें ज्ञान किस टाइम पे मिल रहा है डजेंट मैटर। हमने लिया है, उस चीज़ को गेन किया, हमने उस चीज़ को पढ़ा, उस चीज़ को हमने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, ये मैटर करता है। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट हमारा हो गया कि भारत में जो निर्मित पहला कंप्यूटर था वो बेंगलोर में लगाया गया था। अब बेंगलोर में कहाँ स्थापित किया गया था, तो हेड पोस्ट ऑफिस में, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिखना है इसको, हेड पोस्ट ऑफिस, ठीक है। यहाँ पर जो भारत का जो पहला कंप्यूटर था वो लगाया गया था। सिक्स्थ नंबर के पॉइंट में चलते हैं कि भारत में निर्मित प्रथम प्रोसेसर। आई थिंक ये ज़्यादातर बच्चे जानते भी होंगे। भारत में निर्मित प्रथम प्रोसेसर, ठीक है। भारत में निर्मित जो प्रथम प्रोसेसर था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था शक्ति, ठीक है। अब ये चीज़ ध्यान रखना कि ज़्यादातर जो अभी हम, एक मिनट यहाँ पे भारत लिख देता हूँ, जो हम आज जनरली प्रोसेसर यूज़ करते हैं वो इंटेल के होते हैं। तो ये चीज़ नहीं कि इंटेल भी इंडिया में बना है, इंटेल इंडिया से नहीं है, बट यही कि भारत में निर्मित जो प्रथम प्रोसेसर था उसका नाम शक्ति था। अब विश्व में निर्मित जो प्रथम प्रोसेसर है, डेफिनेटली वो जनरली जो हम यूज़ करते हैं वही होगा। तो सारे बच्चे एक बार कमेंट कर दीजिए कि वो कौन सा हो सकता है जो विश्व में निर्मित हुआ होगा, क्योंकि ये सारे बच्चे जानते होंगे। इवन छोटी क्लासेस में अभी भी पढ़ाया जाता है, कंप्यूटर सब्जेक्ट को एक्स्ट्रा में रखा जाता है, उसके मार्क्स हमारे रिजल्ट में जुड़ते हैं, उनको तभी से सिखाया जा सकता है। ये सारी चीज़ें उनको छोटी उम्र में, मतलब छोटी क्लासेस में उनको पता हो जाती है। विश्व में निर्मित प्रथम प्रोसेसर जो था हमारा इंटेल था, ठीक है। इंटेल एक काम करते हैं, इसका पूरा नाम लिख लेते हैं, इंटेल 4004। ये आया था अपना 1971 में, ठीक है। 1971 में विश्व में निर्मित जो प्रथम प्रोसेसर था हमारा इंटेल, ये चीज़ ध्यान रखना, इंटेल, वो इंटेल लिखा है। और हाँ, अगर कुछ डिफ़िकल्टीज आ रही है, क्योंकि क्या फर्स्ट बार हुआ था कि सर जो आपकी स्लाइड्स हैं उसमें अलग अलग कंटेंट एकदम इंक्लूड कचरा जैसा हो गया था, तो इसलिए मैंने ऐसा किया कि अब पॉइंट्स को अलग अलग स्लाइड में ले रहा हूँ ताकि वो एक चीज़ कचरा ना हो।
कि काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर अलग अलग स्लाइड में पॉइंट लिखा करिए, क्योंकि कुछ बच्चे क्या होते हैं स्क्रीनशॉट भी लिखते हैं अपने नोट्स के लिए कि बाद में इसको हम लिख लेंगे। तो इस बार मैं ऐसे ही स्लाइड बना रहा हूँ कि आप इनके स्क्रीनशॉट ले लो, आप इनको नोट्स में रख लो। एक काम ना करिए, क्या एक काम करते हैं, स्लाइड को कंप्लीट करते हैं, फिर इसमें चेंजेस करते हैं थोड़ा। 8वां, एक काम करते हैं, यहाँ पर हम एक माइनर पॉइंट, फर्स्ट प्रोसेसर मेड इन वर्ल्ड, चलो हो गया। काम करते हैं, यहाँ पर हम जब कोई भी एक हमने ये शुरू किया था हिस्ट्री ऑफ इन इंडिया, मतलब कंप्यूटर इन इंडिया, तो हम इस टॉपिक को यहाँ पर जब एंड करेंगे कि ये हमारा जो टॉपिक है वो यहाँ पर टोटली एंड हो चुका है, ठीक है। अब हम सेकंड जो स्लाइड है वो अलग से स्टार्ट करेंगे, ताकि काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन ना हो कि सर ये बिल्कुल एकदम कचरा जैसा हो गया है। तो अब हम सुपर कंप्यूटर लेके चलेंगे, ठीक है। सुपर कंप्यूटर, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, ठीक है। सुपर कंप्यूटर, और हाँ मैं इसकी थोड़ी सी क्या करता हूँ, इसका साइज थोड़ा कम कर लेते हैं। आई थिंक ये सही है। तो विश्व का जो पहला सुपर कंप्यूटर था, विश्व का पहला सुपर, एक मिनट, जल्दी जल्दी में लिखा आ जाता है, वहां तो ये था कि पेन पकड़ो और सीधा उसको क्रॉस करो। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। अब क्या है ना कि मैं पैड से लिख रहा हूं तो थोड़ी राइटिंग क्या इधर उधर हो जाती है, बट ये कि आप लोग सही से उतारना, आप लोग नोट्स अच्छे से क्रिएट करना। पहला जो सुपर कंप्यूटर था उसका नाम था CDC 6600, ये उसका नाम था, ठीक है। ये अजीब सा नाम है बट हाँ ये नाम था। और तो विश्व का जो पहला सुपर कंप्यूटर वो CDC 6600 हो गया। अब ये आया कब था, तो ये 1964 में आया था, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज है, विश्व में सुपर कंप्यूटर का जनक कौन था, मतलब कि कंप्यूटर से थोड़ा डिफरेंट होता है, उसमें हम जो प्रोसेस प्रोग्राम्स कर सकते हैं और जो उससे टास्क हम परफॉर्म करा सकते हैं उससे कई गुना अधिक अच्छे से उस टास्क को परफॉर्म करना या हाई लेवल टास्क को परफॉर्म करना वो हम सुपर कंप्यूटर के द्वारा करवा सकते हैं, ठीक है। तो विश्व में सुपर कंप्यूटर का जनक सिमोर क्रे, ये कहाँ गया, हाँ सिमोर क्रे। अजीब अजीब से नाम है, बट क्या है कि यहाँ पे बात विश्व की जा रही है, तो ये ऐसा नहीं कि हमारे भारतीय शामिल हो, दूसरे देशों का भी कई सारा योगदान है, ठीक है। सिमोर क्रे, ये चीज़ें याद रखना कि विश्व में सुपर कंप्यूटर का जो जनक है वो याद रखना। क्या काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न होंगे बीच बीच में, क्योंकि हमने काफ़ी पहले भी एक जनक पढ़ा, फिर हमने भारत में वो जनक पढ़ा, फिर विश्व में सुपर कंप्यूटर का जनक अलग पढ़ा, तो ये सारी चीज़ें दिमाग में मिक्स होती है। बट ये जब क्लियर कब होती है, जैसे मेरे को क्लियर हुई है, यानी आप उन चीज़ों को रिपीट करो डेली लाइफ में, उन नोट्स को पढ़ो, रिवाइज करो उन नोट, बार बार हमारे वीडियोस जो यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो यूट्यूब पे पढ़े हैं तो आपको हर बार डेटा देने की ज़रूरत है। एक बार डाउनलोड करो, फाइल में सेव, हमारे यूट्यूब के जो सेक्शन बना होता है सेविंग सेक्शन, वहाँ पे हम सेव कर लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं वीडियोज़ को, उसी वीडियो को हम रिपीट देख सकते हैं। एक बार नेट दे दिया, फिर उसके बाद उसी वीडियो को रिपीट देख सकते हैं, कहीं भी किसी भी टाइम आप उस वीडियो को रिपीट कर सकते हो, ठीक है। और हाँ, अगर कोई भी गलती समझ आती है कि हाँ सर ये वीडियो में आपने ये पॉइंट पे ये चीज़ गलत बोली कि ये नहीं होता है कुछ और होता है, तो ऐसी चीज़ की संभावना तो मेरे ख्याल से 99.99% नहीं है। बट अगर फिलहाल लगता है कि हाँ, अगर बाय चांस जैसे विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर है, अब किसी के दिमाग में कुछ और हो कि हाँ सर हमने गूगल से कुछ और पढ़ा है, तो वो कुछ और अलग हो सकता है। बट ये वाली जानकारी 110% बिल्कुल एकदम राइट एक्यूरेट तरीके से, क्योंकि जितना मैंने पढ़ा है मुझे आप लोगों से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। ये नहीं मानता हूँ कि कोई चीज़ आपको नहीं आती तो वो मुझे आती है, या फिर कोई चीज़ आपको आती है तो वो मुझे नहीं आती होगी।
जितना मेरा कंटेंट डिलीवर हो रहा है वो 100% एकदम राइट है। थर्ड पॉइंट लेके चलते हैं हम, इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। अब यही कि सर ऊपर के 2 पॉइंट आपने हिंदी में लिखा है, तो बेटा इसको लिख लो ना। भारत में जो पहला सुपर कंप्यूटर था उसका नाम था परम 8000। इसका नाम था परम 8000। काफी बच्चे तो जानते भी होंगे परम 8000। परम 8000 सन भी लिखते जाते हैं क्योंकि एग्जाम है, एग्जाम वाला कुछ भी पूछ सकता है। उसका मन पड़ गया सन पूछ लिया, उसका मन पड़ गया नाम पूछ लिया, उसने नाम और सन दे दिया, बताओ भैया ये क्या है, तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। कुछ भी पूछ सकता है ना, ठीक है। और एक्चुअली इसको डेवलप्ड किया था सीडीएसी ने। यहाँ पे हम लिख सकते हैं डेवलप्ड बाय सीडीएसी। अब ये सीडीएसी क्या है, तो मैं फुल फॉर्म भी लिख देता हूँ, सेंट्रल, एक तो यह जो छूट जाए ना या चलो, सेंट्रल फॉर इसको मिटा के, हाँ, सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। यहीं पे लिख देता हूं, ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है कि ये चीज कट ना रही हो, डेवलप्ड बाय सीडीएसी, क्योंकि मैं पैड में लिख रहा हूँ, पावर पॉइंट में हमारी स्लाइड रेडी हो रही है। तो यहाँ पे मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूँ कि डेवलप्ड बाय सीडीएसी यानी कि सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। जब फर्स्ट टाइम हमारा डेवलप किया गया था सुपर कंप्यूटर, तो वो कहाँ पे डेवलप किया गया था, ये भारत की बात हो रही है। ऊपर यहाँ पे लिखा है इंडियाज, ब्रैकेट में लिख लेता हूँ भारत, ताकि ये है कि नोट्स उतारो तो सही से उतारो, ठीक है। भारत में इसको कहते हैं प्रगत संगणन विकास केंद्र। लिख लीजिए बच्चों, प्रगत संगणन विकास केंद्र द्वारा विकसित किया गया था। 1991 में पुणे में मौसम वेधशाला में लगाया गया था सुपर कंप्यूटर। काम करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में ये पॉइंट भी इंक्लूड कर लेते। 1991 में पुणे के मौसम वेधशाला में लगाया गया, हाँ, 1991 में पुणे के मौसम वेधशाला में लगाया गया था। भारत में जो सुपर कंप्यूटर के जनक थे वो विजय भटनागर पांडुरंग थे। आप कहोगे कि सर बस अब इतने जनक पढ़ लिए हैं कि इसके बाद किसी जनक का चेहरा देखने का मन नहीं कर, तो ये कि अब जनक है तो पढ़ना तो पड़ेगा। भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक, भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक, भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक विजय भाटकर पांडुरंग, विजय भाटकर पांडुरंग, विजय भाटकर पांडुरंग। तो भारत में जो सुपर कंप्यूटर के जनक थे वो विजय भाटकर पांडुरंग थे। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इन इंडिया, विजय भाटकर पांडुरंग। भारत का जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, अब ये बच्चे अगर कमेंट करके बता देना तो मान जाओगे कि क्लास का कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है, क्योंकि हम जब स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे, वीडियो रिपीट कर लेना, स्टार्टिंग में हमने जिक्र किया था कि भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर क्या है। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर। हमारी क्लासेस को जो रेगुलर की बात क्या करूँ, थोड़ी सी कम्युनिटी में जब प्रॉब्लम आ गई थी, बट ये है कि रेगुलर क्लासेस उसी तरह लगेंगी मंडे एंड थर्सडे को। हर वीक 2 क्लासेस शाम को 4 बजे। जब हमारा फर्स्ट इंट्रो वीडियो आया था वो तो आई थिंक टाइम पर आया था, बट जो हमारा फर्स्ट लेक्चर वीडियो था
बात कर रहा हूँ मैं ओसाको बेच के पार्ट 1 की। जब वो वाला वीडियो आया था तो काफ़ी दिक्कत हुई थी उसमें भी, और टेक्निकल इशू के कारण शाम को लगभग 7 साढ़े 7 बजे वो वीडियो अपलोड हुआ था। और अगला जो हमारा थर्सडे वाला वीडियो था वो भी लगभग 8-9 बजे के समथिंग अपलोड हुआ था। और बैनर में भी काफ़ी दिक्कत आ रही थी, और क्या बताऊँ, यूट्यूब का जो ज्ञान सरोवर कम्युनिटी था वो पूरी तरीके से हमारे कंट्रोल से बाहर था, और उसमें काफ़ी दिक्कत आई थी। वीडियोस कंप्लीटली आपके लॉन्च वीडियो से पहले रिकॉर्ड हो गए थे। थर्ड वीडियो तो मैं आफ्टर लॉन्चिंग वीडियो, जब हमारा वीडियो हो गया था उसके नेक्स्ट वीडियो, और तब रिकॉर्ड किया था। बट जो पहले के 2 वीडियो थे वो हमने फर्स्टली रिकॉर्ड कर लिए थे। खैर, अब आगे से शायद टेक्निकल इश्यूज ना आए। ठीक है, तो पॉइंट पे चलते हैं। भारत का जो सबसे तेज कंप्यूटर था, सभी बच्चों ने कमेंट अगर किया हो, उसका नाम था एरावत। अब एरावत का संबंध किससे है, यहाँ पे सभी बच्चे जानते होंगे एरावत का संबंध किससे था। तो अगर बच्चे को ये जानते हो, क्योंकि हम हिंदू लोग हैं तो हमको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि एरावत का संबंध किससे था। इंद्र भगवान से रिलेटेड, या फिर हम कहें समुद्र मंथन, तो काफ़ी बच्चों को याद भी आ जाए। खैर, एरावत एआई रिसर्च एनालिटिक्स एंड नॉलेज डिसेमिनेशन प्लेटफॉर्म, यानी कि एरावत जो था हमारा भारत का जो सुपर कंप्यूटर था, उसका ये फुल फॉर्म मतलब रखा क्यों गया था एरावत नाम, तो इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च एनालिटिक्स एंड नॉलेज डिसेमिनेशन प्लेटफॉर्म, ये उस पूरे जो हमारे 30 सुपर कंप्यूटर है उसका फुल फॉर्म था। अब इसको अगर लिखना है तो एक काम करते हैं, लिख भी लेते हैं ताकि हमें ये चीज़ पता हो कि जो हमारा एरावत वो एक्चुअली है क्या। तो मैं पूरा लिख देता हूँ। एआई सभी बच्चे जानते होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च एनालिटिक्स एनालिटिक्स एंड नॉलेज नॉलेज डिसेमिनेशन। प्रोनाउंसिएशन में अगर कोई मिस्टेक हो रही हो तो बता दीजिएगा, बिकॉज ऑफ मेरे हिसाब से जो लिखा है, क्योंकि डिसेमिनेशन प्लेटफॉर्म, ठीक है, प्लेट, ये बड़ा हो गया क्या, चलो प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो हमारा एरावत का जो फुल फॉर्म है वो होता है एआई रिसर्च एनालिटिक्स एंड नॉलेज डिसेमिनेशन प्लेटफॉर्म। तो ये हमारा एरावत का फुल फॉर्म है। 6 नंबर का पॉइंट लेते हैं हम। 6 नंबर का पॉइंट, तो प्रत्युष भारत का पहला मल्टी पेटा फ्लॉप सुपर कंप्यूटर है। अब ये क्या है, पहले पॉइंट लिख लेते हैं फिर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। प्रत्युष भारत का पहला मल्टी पेटा फ्लॉप, मल्टी पेटा फ्लॉप, मल्टी प्लेटा पेटा फ्लॉप सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ठीक है। तो ये प्रत्युष भारत क्या है, और मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर क्या है, जिसे भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान यानी कि IITM ने पुणे में स्थापित किया गया था। जब हमारा एरावत आया था, यानी कि एआई रिसर्च एनालिटिक्स एंड नॉलेज डिसेमिनेशन प्लेटफॉर्म, जो हमारा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर था, उसके बाद पुणे में, यानी कि मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर। अब एक कंप्यूटर की जनरेशन आ रही है। नॉर्मली जो हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं उसमें कई सारे अपडेट आते हैं कि ये अपडेट आया तो इसकी परफॉर्मेंस में ये चेंजेस होगा। अब परफॉर्मेंस इन्हेंस होगी, ये चीज़ उस पर डिपेंड नहीं करती कि वो अपडेट के बाद परफॉर्मेंस इन्हेंस होगी, लेकिन हमारे कंप्यूटर में चेंजेस होंगे। अगर वो अपग्रेड हो रहा है यानी कि उसकी परफॉर्मेंस में इन्हेंसमेंट होगी। इसी प्रकार से कंप्यूटर बनाया, फिर सुपर कंप्यूटर बनाया, फिर मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर बनाया। तो चीज़ों को अपग्रेड किया, चीज़ों को अपडेट किया, उसकी टेक्नोलॉजी में बदलाव किए और चेंजेस किए। इसकी वजह से मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर का निर्माण हुआ। तो प्रत्युष भारत में जो पहला जो मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर था, जिसे उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान यानी कि IITM, ब्रैकेट में लिख देगा। एक काम करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। ठीक है,
तो हमारा जो प्रत्युष भारत का पहला मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर था जिसे उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM पुणे में स्थापित किया गया। ठीक है, इंडियाज AI सुपर कंप्यूटर एरावत रैंक 75th इन द ग्लोबल सुपर कंप्यूटर लिस्ट। एरावत का स्थान बताया जा रहा है यहाँ पे। एरावत का जो स्थान था, हमारा जो भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था, उसकी 75th रैंक थी इन ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट करते हैं, सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट। ये जो लिस्ट तैयार की गई थी, इसमें विश्व के कई सारे सुपर कंप्यूटर को रखा गया था कि किसका सुपर कंप्यूटर सबसे तेज है, उस किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था जो कि फास्ट था, टास्क को जो परफॉर्म करना था वो सही तरीके से कर रहा था और दूसरे कंप्यूटर की अपेक्षा सही कर रहा था। उसमें पूरे विश्व में हमारे जो एरावत यानी कि जो इंडिया में विकसित हुआ था, डेवलप्ड हुआ था, उसकी जो रैंक थी वो 75th थी। ये आ सकता है परीक्षा, रैंक कितनी थी एरावत की भारत में। और एक्चुअली ये वाला सवाल बहुत सही है कि हमारा जो एरावत सुपर कंप्यूटर था, सबसे तेज सुपर कंप्यूटर था, इसको हम याद रखना है, इसको कंफर्म पॉइंट को हमको एकदम नोट करके दिमाग में बैठा लेना है कि हमारा भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर एरावत था और पूरे विश्व में जो इसकी रैंक लगी थी 75th रैंक लगी थी, यानी 75वीं रैंक लगी थी। ठीक है, भारत में तो और भी सुपर कंप्यूटर है, हम यहाँ पे एक काम करते हैं, लिस्ट ही तैयार कर लेते हैं ना, एक परीक्षा में भी आ जाएगा और यहाँ से चीज़ें। ठीक है, तो भारत में लिख देता हूँ, भारत में सुपर कंप्यूटर, ठीक है, भारत में सुपर कंप्यूटर, और ये पूरी लिस्ट है जितने भी सुपर कंप्यूटर थे हमारे। फर्स्ट परम, हमने स्टार्टिंग में परम जब, एक मिनट, परम 8000, परम 8000, सेकेंड परम, एक मिनट, इसको हम स्मॉल में लिखते हैं, परम शिवाय। अब यहाँ पे एक डेवलप्ड हम भी लिख लेते हैं, IIT BHU। अब यहाँ बच्चे ध्यान रखना, BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात की जा रही है। परम युवा सेकंड, तीसरा परम युवा सेकंड। फर्स्ट का क्या चक्कर है, तो भारत में जो सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड हो गए थे पूरी तरीके से, उनकी लिस्ट यहाँ पे बताई जा रही है। ठीक है, फर्स्ट शायद रेडी ना हुआ होगा, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। ये वाला जो कंटेंट है, ध्यान रखना कि भारत में सुपर कंप्यूटर, मैंने वैसे भी यहाँ पे लाइन खींच दी है, मैं इसको एक काम करता हूँ, अब ठीक है, कि भारत में सुपर कंप्यूटर की यहाँ से लिस्ट पूरी की पूरी रेडी हो रही है। ये वाला जो चीज़ है मैटर, पूरा अलग सिस्टम चल रहा है। थर्ड हो गए, 3 हो गए, अब यहाँ पे चौथा वाला ले लेते हैं। चौथा है हमारा परम शक्ति, फिफ्थ है हमारा परम सिद्धि। हम जितने भी भारत में जो सुपर कंप्यूटर बने हैं उन सबको लिख लेते हैं, ठीक है, सिद्धि। हालांकि कुछ भी पॉइंट लिख सकते हैं हम कि हमारे यहाँ इतने काम के हैं, बट ये है कि हम यहाँ पर अगर 0 से 100 तक पूरे कंप्यूटर की नॉलेज दे रहे हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि भारत में जितने भी सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड हुए हैं उनकी जानकारी आपको दें, परीक्षा से एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए और आपकी नॉलेज में, उस नॉलेज में एक भी पॉइंट गलत या फिर कम ना बैठे। परम ब्रह्म, जो हमारा छठा कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर था वो था परम ब्रह्म, ठीक है। जो हमारा सातवां था वो था परम युक्ति, सातवां था परम युक्ति। आठवां जो सुपर कंप्यूटर था वो था परम 8600। अब इसको हम परम 10,000 भी कहते थे, बट
एक्चुअली स्टार्टिंग में जब डेवलप्ड हुआ था तो कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, अगर वो कंप्लीट ना हुआ हो, जैसे परम 8,600, उसको परम 10,000 भी कहा जा सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग में 8,600 था, बट कुछ चेंजेस किए गए और उसका नाम परम 10,000 रखा गया। अब कलर ब्लॉसम, यहाँ पे जो 9th था वो था कलर ब्लॉसम। ठीक है, हमारा जो 10th सुपर कंप्यूटर था उसका नाम था पद्युम। यहाँ पे हम लिख लेते हैं पद्युम। ठीक है, जो हमारा 11th सुपर कंप्यूटर था उसका नाम था वीरगो। वीरगो, ये 11 है, रोमन का सेकंड नहीं है, 11 है। ठीक है, अब मैं काम करूंगा ऐसे लिखूंगा। जो हमारा 12 जो सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है मिनीर। जो हमारा 13 है वो है सहस्त्र, या फिर सहस्त्र लिखा होगा आई थिंक, मेरे हिसाब से ये जो सुपर कंप्यूटर है इसका नाम होगा सहस्त्र। ठीक है, जो लिखा है हम उसी को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, जो 14 नंबर का है उसका नाम है एका। अब ये जो एका है वो डेवलप्ड बाय टाटा ग्रुप इन 2007, यानी कि ये ज़्यादा पुराना नहीं है, अभी न्यू डेवलप हुआ है। 2007 था उसमें टाटा ग्रुप ने इसे एका को डेवलप किया था। आई थिंक मैं इसको कैपिटल में भी लिखूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि शायद मैंने जहाँ तक पढ़ा है एका का एक फुल फॉर्म भी है। ठीक है, 15 नंबर का जो हमारा सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है आदित्य। इसको आई थिंक 80% जो जनता है हमारी, जो हमारी इंडिया की ये वीडियो देख रहे हैं, वो जानती होगी आदित्य सुपर कंप्यूटर को। ठीक है, और 16 नंबर में आप सब लोग जानते हैं प्रत्यूष। ठीक है, तो हमारे 16 सुपर कंप्यूटर हो गए जो भारत में डेवलप्ड किए गए थे। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में इंडिया की हिस्ट्री ली, हमने ग्लोबल पे भी जो हिस्ट्री जो थोड़े थोड़े हमने जनक इंक्लूड किए गए, विश्व में जो पहला सुपर कंप्यूटर था उसकी बातें की, सुपर कंप्यूटर में और भी पॉइंट्स लिए, भारत में सुपर कंप्यूटर की जो 16th लिस्ट पूरी, मतलब जितने भी सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड हैं उनकी एक लिस्ट को रेडी किया। अब हम कंप्यूटर के पार्ट्स पे चलते हैं। वैसे मैंने यहाँ पे एक क्लास ऑलरेडी ले ली थी तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। हम पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर पे कवर करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सीपीयू की। सबसे पहले जो बात करते हैं हम सीपीयू की, तो सीपीयू होता है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, और सीपीयू को 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है एएलयू। पहला जो होता है यहाँ पे फर्स्ट जो हमारा होता है वो होता है एएलयू। एएलयू का मतलब होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो एक्चुअली ये अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता क्या है? तो अरिथमेटिक यानी कि जो हम बचपन में जब मैथमेटिक्स में हम कैलकुलेशन करते थे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न, इनसे जो हम कैलकुलेशन निकालते थे वो हमारे अरिथमेटिक कैलकुलेशन के अंदर आता था। और बात करें हम लॉजिक यूनिट की, बात करें हम इस लॉजिक यूनिट की, तो लॉजिक यूनिट यानी कि हम जैसे स्कूल लाइफ जिन्होंने क्रॉस कर लिए या फिर जो स्कूल लाइफ में, वो 11th-12th में हमें लॉजिक गेट्स के बारे में सिखाया जाता है, या फिर हम अगर अच्छे किसी कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं, तो वहाँ पे कंप्यूटर की क्लासेस लगती है, तो उनमें हमें सिखाया जाता है कि लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, एंड गेट क्या होता है, और गेट क्या होता है, लॉजिक एल्गोरिथम्स, 0 1 बाइनरी नंबर सिस्टम, तो ये सारी चीज़ें होती है। तो इन सब चीज़ों से जो प्रॉब्लम्स होती हैं, कैलकुलेशंस जो हम कैलकुलेट करते हैं, गणनाएं करते हैं, उनको हम एएलयू कहते हैं। मतलब वो एएलयू इस पार्ट में आता है, मेजर पार्ट में। सीपीयू का जो ये है मेजर पार्ट है, तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेशन करना एएलयू यानी अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का काम होता है। अब सीयू के बारे में जानते हैं कि सीयू होता क्या है। तो कंट्रोल यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है, और इसे नर्वस सिस्टम ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ये सी मतलब कंप्यूटर, यानी सी लैंग्वेज नहीं है यहाँ पे, सी है कंप्यूटर। तो नर्वस सिस्टम यानी कि जैसे हमारे बॉडी का कोई नर्वस सिस्टम होता है, वैसे ही कंप्यूटर का एक नर्वस सिस्टम होता है। कंप्यूटर का एक नर्वस सिस्टम होता है जिसे कंट्रोल यूनिट कहा जाता है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट। अब एमयू, एमयू क्या है? एमयू है मेमोरी यूनिट। एमयू जो है वो है मेमोरी यूनिट। अब मेमोरी यूनिट क्या है? जो डेटा को स्टोर करे, डेटा स्टोर करे।
ठीक है। जो डेटा को स्टोर करेगा उसे मेमोरी यूनिट कहा जाता है। उसमें दो प्रकार की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब प्राइमरी और सेकेंडरी, ये अच्छा क्वेश्चन। तो प्राइमरी में हम ये कह सकते हैं कि जो करंट में मैं काम कर रहा हूँ, जैसे ये मेरी स्लाइड है, ठीक है, ये अभी जैसे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, तो ये जो हमारी स्लाइड बनी हुई है, इसमें जो करंट में वर्क कर रहा हूँ, जो ये डेटा है, वो हमारी प्राइमरी मेमोरी में स्टोर है, यानी कि रैम में वर्क कर रहा है। ठीक है, जैसे किसी का डेस्कटॉप 8 GB रैम का है, तो उस 8 GB के अंदर मैंने इस करंट डेटा पर काम कर रहा हूँ, तो वो करंट डेटा इतनी स्टोरेज ऑक्यूपाई कर लेगा, कहाँ पर, रैम में, ना कि हार्ड डिस्क में। और जो हार्ड डिस्क है वो हमारी सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है। अब सेकेंडरी मेमोरी यानी कि उस डेटा को हम बाद में भी यूज़ कर सके, वो हमारी हार्ड डिस्क में सेव्ड। तो ये होता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। तो यही काम होता है कि डेटा को स्टोर करना हमारी मेमोरी यूनिट के अंदर होता है। तो इसी प्रकार से सीपीयू अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड है और ये सारे पार्ट मिलकर सीपीयू को बनाते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ हो गई। अब थोड़े से फैक्ट्स पढ़ लेते हैं रिलेटेड टू सीपीयू, या फिर कह सकते हैं रिलेटेड टू कंप्यूटर। ठीक है, तो फर्स्ट फैक्ट है कि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू मदरबोर्ड से जुड़ा होता है। मदरबोर्ड के दो पार्ट्स होते हैं, पहला सर्किट बोर्ड, दूसरा मेन बोर्ड, और हार्ट ऑफ द कंप्यूटर पे सीपीयू को कहा जाता है। अब हार्ट ऑफ द कंप्यूटर और ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, जैसे मैं जब स्कूल में था तो मैं मुझे जब पढ़ाया गया था तो वो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर था। अभी ये कुछ नया निकल कर आया है कि हार्ट ऑफ द कंप्यूटर भी सीपीयू को कहा जाता है। ठीक है, तो चलो फिर बढ़िया से, मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ ताकि ये कि क्लास आपकी थोड़ी लंबी ना हो, क्योंकि क्लास काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है, तो वो चीज़ें से हम थोड़ा दूर रहें। क्योंकि आप लोग कितना टाइम दे पा रहे हैं, आप स्कूल में, कॉलेज में हैं, कुछ भी कर रहे हैं या अदर वर्क कर रहे हैं, आपको कंप्यूटर की कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो वो जितना भी टाइम निकाल पा रहे हैं इस एग्ज़ाम को देकर, वो उस हिसाब से हम वीडियो बनाएं। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स थे। अब अगले पार्ट की बात करें तो मॉनिटर। मॉनिटर क्या होता है, तो मॉनिटर होता है, ठीक है, मॉनिटर यानी कि वो जो डिस्प्ले होती है, बनी होती है, कंप्यूटर देखा हो, लैपटॉप देखा हो, वो जो डिस्प्ले में शो होता है, हम जो भी इनपुट करते हैं वो डिस्प्ले पर शो होता है, जो भी वर्क करते हैं वो डिस्प्ले पर शो होता है, ये सारी चीज़ें मॉनिटर पर होती है। ठीक है, कीबोर्ड, अगर हमने देखा हो कि उसी डिस्प्ले के नीचे एक 104 बटन का एक लगा होता है, मतलब वो बटन टाइप, उसको कीबोर्ड कहते हैं। अब वो एक इनपुट डिवाइस होता है। क्या होता है, इनपुट डिवाइस। अब ये इनपुट डिवाइस क्या है, तो ऐसा डिवाइस जो हमें मॉनिटर पर वर्क करने दे, यानी कि इनपुट डिवाइस से जो भी हम चीज़ें लिखेंगे या फिर करेंगे वो परफॉर्म होगी मॉनिटर में। हम कर इससे रहे हैं बट वो कहाँ दिखेगी हमें, मॉनिटर में। तो कीबोर्ड दो प्रकार के होते हैं, स्टैंडर्ड कीबोर्ड जिसमें 104 बटन होते हैं, और मल्टीमीडिया कीबोर्ड जिसमें बटन फिक्स्ड नहीं होते कि कितने हैं, उसमें नॉट फिक्स्ड होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि स्टैंडर्ड कीबोर्ड और मल्टीमीडिया कीबोर्ड दोनों में क्या डिफरेंस है, या फिर ये पूछ सकता है कि कीबोर्ड के दो पार्ट्स होते हैं, या फिर स्टैंडर्ड कीबोर्ड कीबोर्ड का पार्ट है कि नहीं है, इसमें कितने बटन होते हैं। ठीक है, अब चौथा जो पार्ट होता है वो माउस होता है। माउस वही कर्सर, इट्स नॉट अ माउस, जो एनिमल होता है। ठीक है, इसमें तीन बटन होते हैं, राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, और एक स्क्रॉल बटन, जो कि जैसे स्क्रॉल करना है, जैसे कि मैं भी स्लाइड को अभी स्क्रॉल करूँ, जैसे ये बदल गई स्लाइड हमारी, ये स्लाइड बदल गई, ये स्लाइड बदल गई, तो ये स्क्रॉल होता है, ये हम माउस से सर्कट से कर सकते हैं। अब कर्सर तो ठीक है, ये चीज़ की हम जब लैपटॉप चलाते हैं तो उसमें माउस नहीं होता है, बट हाँ उसी कीबोर्ड में एक पैड दिया होता है जो माउस की तरह वर्क करता है। तो ये चीज़ें होती है कि ये नहीं कि आपके लैपटॉप में माउस नहीं लग सकता, उसमें भी हम माउस को अडॉप्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक चीज़ और की, माउस के से रिलेटेड एक थोड़ा सा फैक्ट लिख लेते हैं यहीं पे नॉर्मली। पेन सही है, सही है, ये वाली पेन से लिखते हैं। तो एक छोटा सा फैक्ट है कि फादर ऑफ माउस, मतलब ये माउस का आविष्कार किसने किया था, फादर ऑफ द माउस। ठीक है, फादर ऑफ द माउस कहा जाता है डगलस एंजल बर्ड को। एक मिनट, हाँ, डगलस एंजल बर्ड बर्ड
को। तो फादर ऑफ द माउस डगलस एंजल बर्ड को कहा जाता है। ये डगलस लिखा है, ठीक है। जैसे मैं बोलते जा रहा हूँ तो थोड़ा सा ये करना है कि लिखते चलना है, ताकि वो है राइटिंग मिस्टेक कि कई बार क्या होता है कि किसी की राइटिंग नहीं समझ आई बट कंटेंट उसका बहुत ज़्यादा सही समझ आ रहा है। खैर ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। अगला लेते हैं। तो एक्चुअली हमारे यहाँ पर जो पार्ट है वो एंड हो चुके हैं, मतलब कि इतने ही पार्ट होते हैं। सीपीयू हो गया, मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस। अब इसमें और भी ऐड किए जा सकते हैं, जैसे अपनी अपनी नीडेड है कि प्रिंटर हो गया, फिर यूपीएस हो गया, तो ये और भी सारी चीज़ें हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो अगर नहीं हो, जैसे प्रिंटर नहीं है तो आपका डेस्कटॉप इनकम्प्लीट है, नहीं आपका डेस्कटॉप फिर भी वर्क करेगा, ठीक है। आपके पास इसमें एक और चीज़ वाईफाई इंक्लूड हो सकता है, मतलब हमारा इंटरनेट कनेक्शन। तो ऐसी और भी चीज़ें हैं जो हम हमारे डेस्कटॉप, लैपटॉप या डिवाइस में जोड़ सकते हैं, बट ऐसा नहीं हमारा इनकम्प्लीट है। तो ये जो कंप्यूटर के हमने मेजरली पार्ट्स यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं तो वो हमारे कंप्लीटेड है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, तो सीपीयू हो गया, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, तो बेसिकली यही सारे हमारे पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। और शुरुआत में जैसे कहा था कि ज्ञान सरोवर लेट हुआ है, बट इन फ्यूचर कभी भी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। टेक्निकल इश्यूज थे, वीडियोस रिकॉर्डेड थे, मैं अभी भी बोल रहा हूँ ज्ञान सरोवर अपने टाइम से सारी चीज़ें कर रहा है, बट कुछ टेक्निकल इशू हो जाते हैं, इस कारण वीडियो अपलोड, बट इन फ्यूचर ऐसी ना होगी। हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे ऐसा टेक्निकल इशू ज्ञान सरोवर में फिर कभी है। तो कंप्यूटर में आज पार्ट्स में हम यहाँ पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे से हम स्टार्ट करेंगे। तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास के मैं टॉपिक देख लेता हूँ, तो आप ताकि आपको ओवरव्यू कर देता हूँ, ठीक है। तो हम थोड़ा सा हिस्ट्री में और चलेंगे, और हिस्ट्री में हम काफ़ी चीज़ें इसमें दी हुई है सिलेबस में, तो हम हिस्ट्री में और भी चीज़ें कवर करेंगे। अभी हमारी हिस्ट्री जो है वो है एंड नहीं हुई है, ठीक है। तो आशा करता हूँ इस क्लास में आपको अच्छा लगा होगा, नॉलेज आपका जो मिला होगा वो काफ़ी सही मिला होगा, और हमारा पढ़ाने का तरीका आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। साको बैच में हम इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे, और आपके एग्ज़ाम के पूर्व हम ये पूरी जितनी हमारी महा सीरीज़ चल रही है उसको समाप्त करने की कोशिश करेंगे। कंप्यूटर में हम जितना अच्छा नॉलेज बेसिक से ले सकते हैं उतना आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।